हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 11 है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वाले लोग के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकली इसको समझाना पड़ेगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर ऑफ रमन स्पेक्ट्रम एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम अर्थात अवरक्त स्पेक्ट्रम या अवरक्त बैंड होता है और जो रमन बैंड होता है या रमन स्पेक्ट्रम होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक प्रकृति रखते हैं। मतलब जैसे एक ने कंप्लीट नहीं किया तो उसको दूसरा आके कंप्लीट कर देता है, मतलब पूरक कर देता है। पूरक मतलब क्या होता है? पूरा करने वाला। तो जैसे मतलब कुछ स्पेक्ट्रम है जो अवरक्त स्पेक्ट्रम में शो नहीं हो रहा है या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में शो नहीं हो रहा है, तो उसको वो रमन स्पेक्ट्रम आके पूरा कर देता है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर समझाते हैं क्या होता है अच्छे से थोड़ा। तो होता क्या है इसमें, जो कोई भी रमन किसी भी अणु का क्या है, हम लोग रमन स्पेक्ट्रम लेते हैं या रमन वर्णक्रम लेते हैं, वो पास और दूर अवरक्त क्षेत्र वाले जो अवशोषण वर्णक्रम होता है उनके स्पेक्ट्रम से बहुत कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, मान लो कुछ अणु का हम लोग रमन स्पेक्ट्रम लिए और उसी अणु का या उसी पारदर्शी माध्यम का क्या किए हम लोग, उसका अवरक्त वर्णक्रम लिए या फिर पास या दूर अवरक्त अवशोषण वर्णक्रम लिए, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब मिलता जुलता होता है। ठीक है, अधिकांशतः रमन आवृत्तियां प्रकीर्णक पदार्थ के अवशोषण वर्णक्रम के वास्तविक अवरक्त आवृत्तियों के बराबर होती है या तो फिर इन आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, और जो रमन स्पेक्ट्रम होता है उसकी तीव्रता, उसकी जो अपेक्षिक तीव्रता होती है, जो अवशोषक वर्णक्रम है या फिर जो प्रकीर्णक पदार्थ के अवशोषण वर्णक्रम होता है, इससे या तो कुछ ज़्यादा होगी या तो कुछ कम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह पाया जाता है कि रमन रेखाओं के संगत जरूरी नहीं है कि हम लोग को अवरक्त बैंड या फिर जो अवरक्त या इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त हो। ठीक है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो अवरक्त बैंड होता है उनके रिस्पेक्ट में हमको क्या हो, रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बेंजीन और टोलुइन होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का C6H6 होता है थी, और टोलुइन का क्या होता है, C6H8 होता है। ठीक है, तो बेंजीन और टोलुइन के संगत जो हमको रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो तीव्र रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जिनमें तरंग दैर्घ्य का जो विस्थापन होता है 10.3 म्यू तथा 10.2 म्यू प्राप्त होता है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हमको कोई भी अवशोषण बैंड नहीं प्राप्त होता। ठीक है, यह रमन वर्णक्रम में प्राप्त होता है, अवशोषण बैंड कोई प्राप्त नहीं होता। और इसी के अपोजिट बेंजीन और टोलुइन में 7 जब तरंग दैर्घ्य का जो विस्थापन है 7.75 तथा 6.8 का किया जाता है। ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य में जो विस्थापन है उसकी बात कर रहे हैं। 7.75 म्यू तथा ये 9.7 है, 9.75 म्यू से 6.8 म्यू का विस्थापन किया जाता है। तो इस टाइम में क्या होता है, हमको रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता बल्कि अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि सेम टाइम में क्या हो रहा है, इसमें हमको रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है जब तरंग दैर्घ्य का विस्थापन दूसरा रख रहे हैं तो, और जब तरंग दैर्घ्य का विस्थापन है ये दूसरा रख रहे हैं तब हमको क्या हो रहा है, अवरक्त बैंड प्राप्त हो रहा है। इस टाइम में हमको अवरक्त बैंड प्राप्त नहीं होता, उस टाइम सिर्फ रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इस टाइम में क्या हो रहा है, सिर्फ हमको अवशोषण बैंड क्रम प्राप्त हो रहा है, रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता। इसी के अलावा जैसे जो HCl होता है, ठीक है, HCl अणु होता है, इनमें क्या होता है, इनमें जो अवशोषण वर्णक्रम होता है उसमें ट्रांजिशन रूल पढ़े थे हम लोग। तो ट्रांजिशन रूल में उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग निकालते हैं तो उस टाइम हमको अवशोषण वर्णक्रम प्राप्त नहीं होता, लेकिन रमन वर्णक्रम प्राप्त होता है। इस टाइम यहाँ पे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमको रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो रमन स्पेक्ट्रम होता है और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, एक दूसरे को पूरक करते हैं। मतलब एक में शो हो रहा है तो ये वो दूसरा में शो नहीं होगा, या दूसरा में शो हो रहा है तो पहला में शो नहीं होता। ठीक, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक है, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद एक और टॉपिक बताते हैं, वो थोड़ा काम का है तो उसको आप उसको एक बार थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसको मिटा के मैं उसको बताता हूँ। वो टॉपिक क्या है, तो वो है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा द्विकिरण पुंज उपकरण, इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो थोड़ा बढ़िया सा है, उसको बताते हैं, उसको मिटा देता हूँ मैं।
तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा द्विकिरण पुंज उपकरण। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्रायोगिक व्यवस्था में यहाँ पे डायग्राम में बना के बता देंगे, थोड़ा सा इसका वर्किंग बता देंगे कैसे कैसे ये वर्क करता है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है? अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा द्विकिरण पुंज उपकरण। देखो, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जिसमें क्या होता है, एक तरफ से लाइट आता है और बीच में हमको क्या कर देते हैं, कोई सैंपल रख देते हैं और दूसरे साइड उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि इसमें तीव्रता क्या है, कम ज़्यादा होते रहती है। जो भी लाइट का सोर्स रहता है तो उससे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ प्राप्त होता है वो कुछ गड़बड़ हो जाता है, समझ लो। तो उसी नाम से फिर द्विकिरण पुंज उपकरण का वहाँ पे मतलब इसको बनाया गया, द्विकिरण पुंज उपकरण, डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल रखा जाता है, इसमें मतलब अलग रखा जाएगा, एक नियंत्रक लगाया जाता है, आर रखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, तीव्रता को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो देखो, इसमें होता ये है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे एक सोर्स रहता है। ठीक है, मान लेते हैं ये सोर्स क्या है, एस है। ठीक है, इस सोर्स, ये लाइट का सोर्स है, मतलब दृश्य प्रकाश का स्रोत है ये। इससे क्या होते हैं, दृश्य प्रकाश या फिर जो विजिबल लाइट है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और कितना इसका तरंग दैर्घ्य रहता है वो, उसको भी लिख देते हैं, 4000 दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम का यहाँ पे लाइट क्या है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब जैसे ये जो लाइट यहाँ से उत्सर्जित होता है तो लाइट क्या होगा, मतलब ऐसे फैलेगा। तो इसको समांतर करने के लिए यहाँ पे एक हम लोग लेंस लगा देते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा टकराएगा इससे। उसके बाद ये टकराने के बाद क्या होता है, अब जो कि यहाँ पे उत्तल लेंस है, L1 नाम दे दो इसको, तो इसके नाम से ये जो लाइट अलग अलग था वो एक समांतरित हो जाता है, एक समांतर या फिर एक पैरेलल दिशा में आगे मूव करने लगता है। मान लेते हैं कुछ इस टाइप से होता है ये। ठीक है, ये यहाँ से समांतरित हो जाता है, इसीलिए इस लेंस को लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सामने में हम लोग एक प्रतिदर्श लगा देते हैं। प्रतिदर्श मतलब सैंपल, जो भी हम लोग को मटेरियल का हमको यहाँ पे ग्राफ लेना है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी लेना है, उसका यहाँ पे सामने में मटेरियल रख देते हैं। ठीक है, मटेरियल से क्या होता है, ये जो लाइट निकल रही है ये यहाँ से क्रॉस करता है, गुजरता है, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ मटेरियल है, समझ लो। जो भी मटेरियल का हमको अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी लेना है वहाँ पे इसको सामने में रख दिया जाता है। अब इससे लाइट क्रॉस होगा तो क्या करते हैं, कुछ लाइट को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी सामने में यदि लाइट जा रहा है उसके सामने में कोई वस्तु रख देंगे तो वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर दूसरे साइड जो लाइट निकलता है उसको हम लोग को केंद्रित करने के लिए एक दूसरा लेंस लगा लेते हैं। जैसे सामने में एक लेंस लगाया वैसा यहाँ पे भी एक लेंस लगा लेते हैं। ये भी उत्तल लेंस ही रहता है। ठीक है, ये L2 है। अब यहाँ पे लेंस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाता है ऐसा करके। और यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ रहता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ में जो भी ग्राफ प्राप्त होना रहता है वो हम लोग यहाँ पे कैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट का जो डायग्राम रहता है वो रहता है। ये है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या रहेगा, स्टार्टिंग में एक लाइट का सोर्स रहता है, इसमें से हमको 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम का लाइट निकलता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश के रेंज में निकलता है ये। अब ये जो लाइट निकल रही है इसको समांतरित करने के लिए, चूंकि ये अलग अलग रहता है, इसको समांतरित करना पड़ता है, इसलिए सामने में एक लेंस लगा देते हैं, L1 उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, जिसके नाम से ये क्या होने लगता है, समांतरित हो जाता है। उसके बाद सामने में एक प्रतिदर्श लगा देते हैं। प्रतिदर्श मतलब सैंपल, हिंदी में उसको प्रतिदर्श बोलते हैं। ठीक है, जो भी मटेरियल का हमको अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी लेना है उसका हम लोग यहाँ पे मटेरियल का रख देते हैं। उसके बाद इससे क्या होगा, लाइट क्रॉस होगा, फिर उसको सामने से एक दूसरा उत्तल लेंस लगा देते हैं जिससे वो जो लाइट निकला है, अब क्या हो रहा है, कुछ कम आवृत्ति का निकलेगा, यहाँ से जितना जा रहा था उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्या कर लिया, वो शोषित कर लिया। तो उसको फिर यहाँ पे केंद्रित करने के लिए एक दूसरा लेंस लगा लेते हैं L2, और सीधा फोकस कहाँ पे करते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ में, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी मीडियम में, मतलब ये जो है स्पेक्ट्रोग्राफ है, समझ लो। ठीक है, उस पर ये फोकसित कर देते हैं, फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ मिल जाता है। तो ये इसका डायग्राम रहता है
दिक्कत क्या होती है इसमें, हम लोग ठीक है इस तरंग दैर्ध्य का निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग तीव्रता को अलग अलग करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लाइट जो निकल रही है इसकी तीव्रता कम ज़्यादा होती रहती है। अब कम ज़्यादा होती रहती है तो इसमें इसका कोई माध्यम नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है कि अगर तीव्रता कम हुआ तो दूसरा फिर ग्राफ आ जाएगा, मान लो तीव्रता कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो उसका फिर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता, ठीक है। इसलिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप ग्राफ है ये सही से वर्क नहीं कर पाता, इसलिए हमको बाद में द्विकिरण पुंज उपकरण लाना पड़ा, ठीक है। उसमें क्या होता है, तीव्रता को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तीव्रता कम भी होगा तो भी वो स्टेबल रहेगा, और तीव्रता ज़्यादा भी होगा तो भी वहाँ पे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो भी स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पूरा और शोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैं द्विकिरण पुंज उपकरण को बना के बताता हूँ उसका क्या है, कैसा सीन रहता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग द्विकिरण पुंज उपकरण की या डबल बीम इंस्ट्रूमेंट की। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सामने में एक सोर्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सोर्स रहता है, इससे क्या होगा, लाइट बाहर निकलेगा। इसको हम लोग को समांतर कार्य करने के लिए दो यहाँ पे एक स्लिट लगा देते हैं, समझ लो। इससे क्या होता है, ये जो लाइट निकल रही है ये समांतरित हो जाती है, चूंकि ऐसा निकलेगी लाइट है तो है ना, तो इधर को रुक जाता है, सिर्फ जो सामने बस का जो पैरेलल वाला लाइट है ये आगे निकलता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसको बस ले रहे हैं। इसके बाद ये लाइट जो निकलेगा इसको हम लोग एक प्लेट से गुजारते हैं, ठीक है। प्लेट कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है, प्लेट P1 नाम दे दो इसको। जिससे क्या होता है, इस प्लेट को लगाने का फ़ायदा ये है कि ये जो है लाइट या ये जो पुंज है ये दो अलग अलग तीव्रता में, समान तीव्रता में विभक्त हो जाते हैं या बट जाते हैं। एक तीव्रता यहाँ से आगे निकल जाती है, दूसरा तीव्रता वाले लाइट यहाँ नीचे आ जाती है, ठीक। ये समान तीव्रता का रहता है, जितना तीव्रता इस लाइट का रहेगा उतना ही तीव्रता यहाँ पे भी रहता है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं A, और इधर जाता है समझ लो पुंज B, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइट जा रही है इसके सामने में हम लोग प्रतिदर्श रख देते हैं, जैसे उसमें रखे थे वैसे यहाँ पे भी क्या रख देते हैं, सैंपल रख देते हैं, ठीक है। इसमें जो भी मटेरियल अपना है वो आ जाएगा, इसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है। अभी सैंपल से क्या होगा, ये पुंज क्रॉस होगा और बाहर निकल जाएगा। मान लेते हैं जो बाहर निकल रहा है उसको नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम दे दो, ये तो C हो गया, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, देखो उसको बाद में बताते हैं, पर इधर देख लो, ये यहाँ से सामने से प्रतिदर्श से गुजार दिए उसको। उसके बाद यहाँ से जो लाइट जा रही है इसको क्या करते हैं, एक दूसरा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक दूसरा प्लेट रखते हैं P2। इससे क्या होगा, इसका डायरेक्शन, प्लेट क्यों रख रहे हैं, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। अब इधर से लाइट आया, इसको डायरेक्शन चेंज कर दिए तो अब ये क्या हो गया, इधर मूव करेगा। और इसके सामने में, जैसे उसके सामने में प्रतिदर्श या सैंपल रखे थे, इसके सामने में एक दूसरा चीज़ रखते हैं R, ठीक है। ये जो R है इसको बोलते हैं इंटेंसिटी कंट्रोल, इंटेंसिटी कंट्रोलर बोल सकती हूँ, इंटेंसिटी कंट्रोलर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको वेरिएबल इंटेंसिटी कंट्रोल बोलते हैं, हिंदी में हो जाएगा नियंत्रक परिवर्ती, ठीक है। एकदम इजी से है, आराम से समझाते हैं इसको, थोड़ा सा रुक जाओ। परिवर्ती तीव्रता नियंत्रक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तित तीव्रता नियंत्रक, वेरिएबल इंटेंसिटी कंट्रोल। अब ये जो लाइट आ रही है इधर से B वाला, इसको प्लेट P2 से डायरेक्शन चेंज करके हम लोग इस R से गुजारते हैं। उसके बाद यहाँ से जो लाइट निकलती है उसको इसको क्या करते हैं हम लोग, एक अलग से और प्लेट लगा देते हैं, फिर डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसको दे दो P3। अब ये डायरेक्शन फिर से चेंज हुआ तो ये क्या होगा, इधर चले जाता है कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे फिर एक और प्लेट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं P4। अब इससे क्या होता है, इधर के जो लाइट आया है ये भी टकराएगा और ये भी टकराता है, जिससे इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लाइट जो जा रही थी, इधर से क्या है, A लाइट जा रही थी, तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पे, अब यहाँ से टकराने के बाद ये A डैश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लाइट जा रहा था उसको यहाँ पे सैंपल रख दिए, तो इसमें क्या होगा, कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सैंपल है। उसके बाद लाइट थोड़ा कम हो जाएगा तो इसलिए उसको A डैश नाम दिया, ठीक है, इससे कुछ कम हो जाता है। और उसके बाद ये जो लाइट जा रहा था, इधर कौन सा लाइट जा रहा था, B वाला लाइट जा रहा था, यहाँ पर से R हो गया, तो इसका भी अब क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं B डैश। ध्यान रखना ये लाइट सेम नहीं है, इधर ये जो लाइट है वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पे ये इसके नाम से ये कुछ कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जैसा भी समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा B डैश। अब यहाँ पे जो लाइट है इसको सामने में एक स्पेक्ट्रोग्राफ लगा देते हैं, इस पर हम लोग इसका मेज़र कर लेते हैं कि कितना ये लाइट आया हुआ है, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक
ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें, यहाँ तक थोड़ा डायग्राम समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होता है। सामने यहाँ से एस एक सोर्स है जिससे लाइट निकलती है, उसको समांतरित करने के लिए यहाँ पे स्लिट लगा देते हैं, ठीक है। इस स्लिट के नाम से क्या हो जाता है, ये दोनों लाइट, ये जो लाइट निकल रही है ये समांतरित हो जाता है। उसको सामने में दो तीव्रता अलग अलग समान भाग में विभक्त करने के लिए एक प्लेट P1 लगा देते हैं, जिससे एक तीव्रता वाले लाइट इधर जाती है, दूसरा वाला लाइट इधर चली जाती है, ठीक है। ए के सामने में एक प्रतिदर्श लगा देते हैं सैंपल, जिससे ये लाइट निकल रही है क्रॉस करेगी और दूसरे साइड निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर से जो दूसरा लाइट आ रहा है B, इसको समांतरित, इसको जब इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक दूसरा प्लेट P1 लगाते हैं जिसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। सामने में एक वेरिएबल इंटेंसिटी कंट्रोल लगाते हैं, परिवर्तित तीव्रता नियंत्रण। इसका क्या काम है बताते हैं इसको। तो ये यहाँ से टकराया, फिर इससे तीव्रता कुछ कम या ज़्यादा होगी, फिर ये आगे निकल जाएगी, फिर जो लाइट निकलेगी उसको फिर से डायरेक्शन चेंज करने के लिए प्लेट P3 लगाते हैं। उसके बाद ये ऊपर चले जाती है, फिर ये दोनों इधर से जो लाइट आ रही है और इधर से जो लाइट आई है, इन दोनों को फिर से डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक और प्लेट लगाते हैं P4, जिसके नाम से जो डायरेक्शन इधर हो जाती है, इसका भी डायरेक्शन इधर हो जाती है। ये जो लाइट, ये जो पुंज आ रही है A1, ये इससे थोड़ा कम की रहेगी। यहाँ पर जो लाइट पुंज जा रही है B डैश, ये भी इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगी। उन दोनों जो पुंज है उसको स्पेक्ट्रोग्राफ में प्राप्त कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो लाइट जो निकल रही है, ये एक कंडीशन ये रखा जाता है कि ये जो A डैश है और ये जो B डैश है, ये दोनों क्या होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड कैसे होता है, तो उसको, तो इसको संतुलन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो तीव्र यहाँ पे जो R है इंटेंसिटी कंट्रोलर, इसमें हम लोग कट ऑफ फिक्स करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मान जो है फिक्स कर लेते हैं इन दोनों को बैलेंस करके। इसका मान जितना रहेगा A डैश का मान सेम उतना ही मान का बैलेंस करना, मतलब इसको एक समान करना, ऐसा समझ सकते हो। तो जितना A डैश का मान रहता है तीव्रता का, उतने ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, B डैश का मान देख के हम लोग यहाँ से इंटेंसिटी सेट कर लेते हैं, कट ऑफ सेट कर लेते हैं। और जितना यहाँ पे सेट करते हैं सेम उतना ही यहाँ पे क्या होता है, इसका तीव्रता होता है, या फिर जो सैंपल रखे हैं उतना ही इसका तीव्रता अवशोषित किया रहता है, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा समझ सकते हो, अगर थोड़ा मैथमेटिकली इसको समझोगे तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आया, जैसे 10 ही समझ लो, ठीक है। A डैश का मान कितना है, 10, वहाँ 10 हर्ट्ज से समझ लो। अब उसके बाद हमको इसको भी सेट करना है, तो जाहिर सी बात है इसी के बराबर इसको रखेंगे, तो B डैश को भी हमको कितना रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। यहाँ से कितना होगा, यहाँ से जैसे इसका मान लेते हैं कि ये इसका मान मान लो 15 है, इधर से जो लाइट आ रहा है इसका मान 15 है, ठीक है। अब इधर से लाइट 15 आया, तो यहाँ से ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, यहाँ पे तीव्रता कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर हमको मालूम है कि 10 है, तो B डैश को भी हमको 10 रखना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो 10 रखने के लिए क्या करेंगे, इधर से हमको 15 प्राप्त हो रहा है उधर, लेकिन हमको उधर भेजना है 10, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका मान कितना रख देंगे, कट ऑफ कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, तभी तो क्या इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, इधर अब कितना जाएगा, सिर्फ 10 जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने में बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 5 रखे हैं इसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो R का मान हम लोग 5 हर्ट्ज रखे हैं मान लो, तो इतना ही फ्रीक्वेंसी का ये जो पदार्थ है यहाँ पे जो सैंपल रखे हैं, ये क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये भी बराबर कैसे हो रहा है भाई, जो कि हम लोग इधर हम लोग इसके यहाँ पर इस प्लेट के माध्यम से हम लोग समान तीव्रता का यहाँ पे लाइट विभक्त किए थे। जितना इसका सैंपल का मात्रा था उतना ही इसका भी मात्रा था। मान लो इधर 15 मान के चल रहे हैं, तो इधर भी क्या होगा, 15 ही जाएगा। समान हम लोग तीव्रता का यहाँ विभक्त किए थे, तो 15 इधर गया, 15 इधर गया, 15 में से इसको हम लोग सेट कर दिए 5 में, तो ये 10 आ गया। अब इसको यहाँ पे हमको कितना प्राप्त हो रहा था, 10 प्राप्त हो रहा था, इसलिए इसको भी 10 प्राप्त सेट करना था, तो इसलिए यहाँ पे 5 का सेट किए कट ऑफ में, इधर 10 प्राप्त हो गया। तो जाहिर सी बात है भाई, 15 जा रहा था, उधर 10 मिल गया, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 5। इसका जो सैंपल है कितना अवशोषित किया है तीव्रता, 5 हर्ट्ज का यहाँ पे तीव्रता वो अवशोषित कर लिया। तो हमको इसकी मदद से क्या हो गया, यहाँ पे जो सैंपल है इसका हमको तीव्रता कितना अवशोषित कर रहा है पदार्थ, वो पता चल गया। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से थोड़ा इसको अंक के रूप में बताया तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कट ऑफ सेट करना रहता है, जितना सेट करेंगे उतना ही ये क्या करेगा, अवशोषित करता है, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया होगा। इसके मदद से जितना इन दोनों को बैलेंस करना रहता है, इसका मान जितना है सेम इसका भी मान उतना ही करना रहता है। इसको इतना मान करने के लिए यहाँ पर से इसको चेंज करते हैं। मान लो ज़्यादा आता, यहाँ पे जैसे 20 आता, 20 तो खैर नहीं आता क्योंकि ये अवशोषित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कम ही होगा, इससे जो भी आपतित हो रही है उससे उधर कम ही निकलेगा।
तो यहाँ पे कुछ ये अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कितना कर रहा है उसको हमको मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए इन दोनों को बैलेंस करना रहता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो भी लाइट आ रहा है इधर उसको कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ कट ऑफ सेट करना पड़ेगा। जितना कट ऑफ सेट कर रहे हैं उतना ही क्या करता है, अवशोषित किया रहता है। तो इस प्रकार हम लोग इसकी मदद से, आर की मदद से, परिवर्तित तीव्रता नियंत्रक की मदद से हम लोग इस सैंपल का या ये जो पदार्थ रखा हुआ है कितना वो तीव्रता का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है द्विकिरण पुंज उपकरण, यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया लेक्चर, जिसमें दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता दिए, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा द्विकिरण पुंज उपकरण। यहाँ पे आप देखो तीव्रता कम ज़्यादा भी हो रहा है तो भी यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफ निकाल पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, तीव्रता जैसे यहाँ पे जो लाइट सोर्स है ये कम भी हो रहा था तो उस टाइम हम लोग इसको निकाल नहीं पा रहे थे। यदि तीव्रता एक समान रहेगी तभी निकाल पा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, तीव्रता कम ज़्यादा भी हो रहा है, मान लो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर और इधर। भाग में बढ़ने के बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ पे सेम को करना रहेगा। सेम करने के लिए इसका मान हमको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो जितना हम लोग इसको कट ऑफ में सेट करेंगे उतना ही क्या करेगा, अवशोषित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और एक दो जो टॉपिक है वो बचा हुआ है, खैर वो सिलेबस में नहीं था इसलिए उसको नहीं बताया, यदि बताना होगा तो उस कमेंट कर देना, उसको हम लोग बता देंगे। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट। अब एक लास्ट लेक्चर और बनेगा जिसमें पूरा मैं न्यूमेरिकल जो है उसको बता दूंगा। ठीक है, वो जो भी IIT JAM का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मदद आएगा और इवन तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, कुछ भी कमेंट करना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।